हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और आज का क्लास काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग हिंदी ग्रामर को शुरू करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स में जैसा कि हमने आप लोगों को कहा था कि पहले दिन हम लोग क्लास 12th हिंदी के गद्य खंड को पढ़ेंगे, दूसरे दिन हम लोग काव्य खंड को पढ़ेंगे और हर तीसरे दिन हम लोग ग्रामर को पढ़ेंगे। तो आप सभी का तहे दिल से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों। जल्दी से आप सभी लोग इस सेशन में जुड़ जाइए और आप लोग देख सकते हैं आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो बिहार मैट्रिक और इंटर वर्ष 2026 के लिए। अगर आपका बोर्ड एग्जाम है, चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या आप इंटर के स्टूडेंट हैं, अगर आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है प्यारे बच्चों तो हिंदी विषय में आपको जैसा कि पता है कि हिंदी विषय में जो ग्रामर का पार्ट होता है वो अप्रॉक्स प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को मिलाकर 60% मार्क्स जो होते हैं ना, 60% जो मार्क्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ है ना हमारे ग्रामर से पूछे जाते हैं। 60% मार्क्स हमारे ग्रामर से होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले, यहाँ मेरा नाम लिखा है और भाई ये थंबनेल बनाने वाले सूरज भैया ने ये कौन सा लुक दिया है मुझे चेंज करवाना पड़ेगा, है ना। आज का टॉपिक है बच्चों वर्ण विचार। हम लोग वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये बच्चों क्रैश कोर्स का डे नंबर फर्स्ट है, यानी पहला दिन है, ठीक है ना। तो आप लोग पहले मुझे बताइए कि आप लोग कैसे हैं। एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, बहुत तेजी में आप लोग मुझे बताइए आप लोग कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी से बताओ आप लोग कैसे हो, ठीक है ना। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों आप लोग कैसे हो, है ना। जल्दी से सब लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, सर अच्छा हूँ, मस्त हूँ, गजब हूँ गुरुजी, बढ़िया हूँ। अच्छा बढ़िया होना ही चाहिए, सबको बढ़िया होना चाहिए बच्चों। और देखो आप लोग आज प्यारे बच्चों यहाँ क्लास 10th और क्लास 12th दोनों क्लास के बच्चे जुड़े हुए हैं और मैं देख रहा हूं कि आप लोगों को अब प्यारे बच्चों यहाँ शेयर करना है इस सेशन को, है ना। तो सभी प्यारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बच्चों कि इस सेशन को पूरे दम लगा करके आपको शेयर करना है मिनिमम मेरे बच्चे आज के सेशन में, क्योंकि आप जानते हैं कि जब मैं सिर्फ 10th और 12th का ही लेक्चर लेता हूं तो बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़ रहे हैं। तो इस सेशन को सभी लोग शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, है ना, जहां पर भी, अपने स्टेटस में, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इसे शेयर कीजिए और सभी लोग क्लास शुरू होने से पहले बच्चों एक बार सेशन को लाइक कर लीजिए। आप यकीनन बच्चों आज पूरे वर्ण से हर वर्ष एग्जाम में सिर्फ वर्ण वाले टॉपिक से हमारे बोर्ड परीक्षा में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी आज हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन को है ना बच्चों तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह भी मिलेगा। मैंने एक प्यारा सा पोल किया है और आपसे पूछा है कि मैंने एक पोल करके आपसे पूछा है बच्चों कि आप कौन सा बोर्ड एग्जाम आपका है बच्चों। एक ऑप्शन है 10th और एक ऑप्शन है एक है इंटर, एक है मैट्रिक और एक है इंटर। तो प्लीज मेरे बच्चे आप लोग मुझे वहां पर पोल पर जवाब दीजिए कि आपका कौन सा बोर्ड एग्जाम है। अभी तक में 16,000 बच्चों ने पोल किया है, 17,000 18,000 लगभग बच्चे पहुंच गए हैं पोल में, 18,000 बच्चों ने पोल किया है अप्रॉक्स, और उसमें से 50% लगभग 10th के बच्चे हैं और 50% लगभग 12th के बच्चे हैं। तो भाई आप दोनों की संख्या लगभग लगभग बराबर है, 10th और 12th में आप लोगों की संख्या लगभग लगभग बराबर है। तो चलिए है ना स्टार्ट करें, शुरू किया जाए प्यारे बच्चों, शुरू किया जाए। अच्छा 11th वाले बच्चे भी जुड़े हैं गुरुदेव, चलो तो मेरे बच्चे अगर शुरू किया जाए तो सब लोग प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव शुरू किया जाए। सब लोग प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। आज ग्रामर में कम बच्चे जुड़े हैं, मिनिमम 20,000 तो होने ही चाहिए बच्चों, है ना। मैं तो एक्सपेक्ट करके आया था कि लगभग 25,000 बच्चे आज के सेशन में कम से कम जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10th वाले बच्चे भी हैं। तो सब लोग शेयर कर दो, है ना। 15,000 हो गए हैं और सब लोग जब शेयर करेंगे तो अप्रॉक्स बच्चों लगभग 25,000 बच्चे तो आज के सेशन में जुड़ने चाहिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए, आप सभी लोग गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद कहते हैं कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, कहते हैं डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। यानी प्यारे बच्चों मंजिल उसी को मिलती है जिसके हौसलों में जान होती है। तो आप लोगों के हौसले में भी बच्चों पूरा जान होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बच्चों बढ़ते हैं।
सर टेस्ट कब लगा है? टेस्ट शायद लग गया होगा, मैं जब ये क्लास में लाइव आ रहा था उसके पहले मैंने बच्चों बताया था। हाँ सर थंबनेल अच्छा नहीं लग रहा था, हाँ मैं हटवा दूंगा बच्चों, थंबनेल मुझे भी ठीक नहीं लगा तो मैं थंबनेल हटवा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो बच्चों, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला ये बच्चों क्रैश कोर्स है, जो लोग क्रैश कोर्स वगैरह नहीं परचेस किए तो परचेस कर लेना। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है बच्चों वो है वर्ण, है ना। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ बच्चों वर्ण के विषय में, सॉरी ये वर्ण विचार है, यानी वर्ण के विषय में हम लोग सब कुछ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आपके अकॉर्डिंग बच्चों अगर पूछा जाए हिंदी व्याकरण में वर्ण की क्या परिभाषा है, तो आप कहेंगे कि सर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम क्या कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, परीक्षा में पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो आंसर आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। मेरे बच्चे आपसे ये पूछा जाता है कि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या पूछा जाता है कि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं, जिसके खंड या टुकड़े ना हो इसे भी बच्चों वर्ण ही कहा जाता है। तो वर्ण के ये 2 क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। अगला सवाल है आप लोगों से कि वर्णों के, है ना, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं तो आप क्या बताएंगे मेरे बच्चे। अगला पॉइंट आपसे पेपर में पूछा जाता है कि वर्णों का समूह क्या कहलाता है। मेरे बच्चे अगर हम सभी वर्णों को, जितने भी वर्ण होते हैं, अगर मैं सभी, देखो क्रैश कोर्स है तो हम थोड़ा फास्ट ही चलेंगे, ठीक है ना, क्रैश कोर्स में थोड़ा फास्ट चलेंगे, आप लोग इसको समझ लेना। गुरुजी संजय सर द बॉय क्या लिखे हो, नहीं नहीं वो क्रॉस वाला चिन्ह मत भेजो बच्चा, मुझे बहुत दुख होता है, कभी भी मुझे कुछ लिख दो, क्रॉस वाला चिन्ह मत भेजो, हाथ जोड़कर विनती है आपसे, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो वर्णमाला बच्चों, वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि हिंदी वर्णमाला के अंदर कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे। हिंदी वर्णमाला के अंदर कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला के अंदर कुल वर्ण बच्चों 52 हैं। 52 वर्ण हैं, हम लोग अच्छे से जानेंगे कि 52 वर्ण कौन कौन से हैं, कैसे कैसे 52 वर्ण हैं बच्चों। सर जी फुल नोट्स कब मिलेगा गुरुदेव, मिल जाएगा भैया, अभी प्लीज आप, मतलब अजीब हाल है, ऐसे ऐसे कमेंट करते हो भाई, पढ़ने के लिए आए हो, एक बार पढ़ लो, है ना, ये गलत बात है, ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए आपको। चलो ठीक है आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट मेरे बच्चे हमने इस बात को यहाँ पर लिखा है बहुत अच्छे से लिखा है, वर्ण को आप देखेंगे, वर्ण को, है ना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं, जैसे अ, क, प, ह ये सब वर्ण हैं। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं और बच्चों वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कौन कौन से भेद हैं बताओ, वर्ण के 2 भेद कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे सर वर्ण के 2 भेद कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ। वर्ण के 2 भेद कौन से हैं, पहला होता है बच्चों स्वर, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है बच्चों, दूसरा होता है व्यंजन। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। परीक्षा में बच्चों बहुत सवाल बनते हैं यहाँ से, तो पहला हमने कहा स्वर्ण वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन। तो बच्चों स्वर्ण वर्ण की क्या खासियत है ना, स्वर्ण वर्ण जो होता है वो बिना किसी वर्ण की सहायता से उसका उच्चारण होता है ना। जितने भी वो क्रॉस वाले चिन्ह आते हैं, गुस्से वाले मुझे सबके ब्लॉक कर दो, ठीक है। चलो हमने क्या कहा बच्चों कि जो स्वर्ण वर्ण होते हैं, जो स्वर्ण वर्ण होते हैं बिना किसी अन्य वर्ण की, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से इसका उच्चारण होता है, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से इनका उच्चारण होता है, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से इनका, है ना, से इनका उच्चारण होता है। आप लोग जानते होंगे कि स्वर्ण वर्ण हम उसे कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है। आप एग्जाम देने जाओगे, आपसे पूछा जाता है कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है, जल्दी बताओ बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम स्वर्ण वर्ण को गिनती करें तो स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या 11 होती है बच्चों। कितनी होती है, 11 होती है। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे बच्चे। हमने कहा स्वर्ण वर्ण के विषय में हमने लिखा कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे, है ना, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे बिना वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक है, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की, यहाँ बिना नहीं होगा, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है हम उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ए, औ, री, ये हमारे स्वर्ण वर्ण है।
आगे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है, तो आप लोग कहते हैं कि सर स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हैं? मेरे बच्चे बताओ, स्वर्ण वर्ण के भी भेद होते हैं। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हैं? आपसे परीक्षा में पूछा गया है सवाल कि स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हैं, है ना। तो स्वर्ण वर्ण के अगर हम भेद देखें बच्चों, तो उच्चारण में स्वर के भेद उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार से देखें तो मेरे बच्चे, जिसमें सबसे कम समय लगे उसे हम स्वर, है ना, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व ईकार, ह्रस्व उ और री, ये है ह्रस्व स्वर। जिसमें थोड़ा ज्यादा समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। बच्चों परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, जिस स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में दुगुना समय लगे, जिस स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में दुगुना समय लगे उस स्वर्ण वर्ण को हम क्या कहते हैं? जिसमें दुगुना समय, डबल टाइम लगता है, हम उसे क्या कहेंगे? जल्दी से राहुल भाई, रोशनी, दीपेश कुमार जी, कुंदन कुमार जी, जल्दी बताओ। मैंने कहा ना क्रॉस चिन्ह वाले को ब्लॉक करने, ठीक है, आ जाओ। मतलब पढ़ने बच्चे आए हैं, उसमें आकर के डिस्टर्ब करना, ये तो सबसे बड़ा अपराध है बच्चों। ये तो आतंकवादी से भी ज्यादा अपराध है, समझ लिया, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। जिसमें मेरे बच्चे दुगुना समय लगे हम उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं? हम उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिस स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है हम उसे क्या कहते हैं बताओ? जिसमें 3 गुना समय लगता है हम उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों? जिसमें 3 गुना समय लगता है हम उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हम उन्हें प्लुत, है ना, हम उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अगर 3 गुना समय लग रहा है तो समझिए हम उन्हें क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे बच्चों प्लुत स्वर में ओम, ओम क्या होता है? एक ऐसा शब्द है जिसको बोलने में ज्यादा समय हमें लगता है ना, ज्यादा समय लगता है। चलिए इसके बाद अगर हम देखें बच्चों, है ना, उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे कोई पूछे कि भाई उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया है ना, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है मूल स्वर, जिसमें अ, ई, हर्षहु, री होता है। और फिर होता है संधि स्वर, यानी कि बच्चों आ, दीर्घई, दुर्गऊ, ए, ओ, औ, है ना। तो ये उत्पत्ति के आधार पर अगर हम स्वर को देखें तो उत्पत्ति के आधार पर 2 होते हैं मेरे बच्चे। एक और आधार होता है उच्चारण। उच्चारण के आधार पर अगर हम देखें, इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे? 1 सेकेंड, माफ कीजिएगा। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार बच्चों हमने 3 पढ़ा दिया, जबकि 4 होना चाहिए। एक और संयुक्त भी था ना। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला ह्रस्व, जिसमें कम समय, दीर्घ बच्चों, उसके बाद संयुक्त स्वर होता है, और फिर प्लुत स्वर। 1 सेकेंड, वो था उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, और यहां पर है बच्चों उच्चारण के आधार पर, यानी उच्चारण करने के जो तरीके होते हैं इसके आधार पर अगर हम देखें तो स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हैं? जल्दी से बताइए, है ना। तो स्वर्ण वर्ण के बच्चों उच्चारण के आधार पर अगर हम देखें उच्चारण के आधार पर देखें तो स्वर्ण वर्ण के 4 भेद हैं। एक है ह्रस्व स्वर, एक है दीर्घ स्वर, एक है संयुक्त स्वर, और एक है प्लुत स्वर। तो कुल बच्चों यहाँ पर 4 हो जाएंगे। अगर पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो आपको कहना है उच्चारण के आधार पर 4 हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने हैं, तो समय के आधार पर बच्चों सिर्फ और सिर्फ 3 हैं। समय के आधार पर 3 हैं, और डायरेक्ट अगर उच्चारण के स्थान पर पूछे तो हम लोग 4 कहेंगे। ठीक है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों, कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जिसको यहां तक क्लियर है? एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे सब लोग कि गुरुदेव यहां तक बिल्कुल क्लियर है। सब लोग एक बार प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे कि यहां तक में कोई इशू नहीं है, यहां तक क्लियर है सब लोग। सुनीता कुमारी जी, सब लोग, मैं सबसे कहूंगा भाई थोड़ा शांत हो जाओ, इतना छटपटाने से पढ़ाई नहीं होगा भाई, थोड़ा शांत होके पढ़ाई करो, थोड़ा सा शांत हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी आपको पढ़ाया है, अगर मैं आपको पूछूं बच्चों कि बताओ अ, ह्रस्व ईकार और ह्रस्व ऊकार ये सभी कौन से स्वर हैं, तो आप क्या कहेंगे?
ये सभी कौन से स्वर हैं? तो जल्दी से आंसर भेजिएगा, ये कौन से स्वर हैं। और दोस्तों में शेयर जरूर करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास इस क्लास को शेयर जरूर करना। मेरे बच्चे, मैंने कहा था 25 के बच्चे आज तो जुड़ने चाहिए थे, पर पता नहीं भाई सो गए कुछ बच्चे, लगता है 5-6 हज़ार तो बच्चे सो गए हैं। तो आ, माफ कीजिएगा, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ, ये जो होते हैं ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। परीक्षा में पूछा जाता है, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये कौन से स्वर हैं बताओ, ये कौन से स्वर हैं? तो आप कहेंगे सर देखो ये तो एक नहीं, ये तो छोटा है ना ये बड़ा वाला है ना आ, ह्रस्व के बाद दीर्घ ई है ना, ह्रस्व के बाद दीर्घ उ है ना, तो इसमें हो जाएगा ये हमारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे। तो परीक्षा में खूब पूछा गया सवाल है यहाँ से यानी सिर्फ स्वर वाले टॉपिक से बहुत सवाल पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं, कुछ सवाल है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं वो आप लोग को बताने हैं। पहला सवाल जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, जहां तक पढ़ा दिए वहां तक क्वेश्चन कर लो। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? अगर परीक्षा में इतना आसान क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। सवाल संख्या दूसरा है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में या हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? बच्चों थोड़ा जल्दी करो, कमेंट चैट रेट थोड़ा स्पीड होना चाहिए, थोड़ा सा स्पीड कर दो भाई। हाँ तो हमने देखा कि हिंदी में स्वरों की जो कुल संख्या है, स्वर की जो कुल संख्या है हिंदी में वो कुल 11 है। अगला सवाल आप देख सकते हैं, सवाल लिखा है वर्ण के कितने भेद हैं? स्टार्टिंग में जब हम वर्ण को बांटते हैं तो वर्ण को कितने भागों में बांटा जाता है? स्टार्टिंग में जो वर्ण को बांटते हैं तो वर्ण को कितने भागों में बांटते हैं? तो वर्ण को स्टार्टिंग में हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा स्वर होता है और दूसरा, पहला क्या होता है बच्चों? पहला हमारा स्वर होता है और दूसरा हमारा व्यंजन होता है ना। तो पहला हमारा स्वर होता है और दूसरा हमारा व्यंजन होता है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। बच्चों से खत्म हो गया, तो 3 क्वेश्चन यहां पर था। अब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से आप मुझे बताइए मेरे बच्चे कि व्यंजन वर्ण के विषय में, कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, है ना? व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो हम क्या पढ़ते थे व्यंजन वर्ण के विषय में? आप लोग पढ़े होंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में लिखिएगा मेरे साथ में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में किसका सहायता ली जाए? स्वर्ण वर्णों की सहायता ली जाए। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्णों की सहायता ली जाए, है ना? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्यारे बच्चों, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उसको हम कैसे दर्शाते हैं, है ना? व्यंजन वर्ण, अगर जैसे मान लीजिए कि हमारा सबसे पहला व्यंजन वर्ण अगर लिखे बच्चों तो हम लिखते हैं क। अच्छा, ये जो क है इसमें किसकी सहायता ली गई है आपको बताना है ना? जैसे क है बच्चों, इसमें सहायता किसकी ली गई है आपको बताना है। जैसे हमने क लिखा तो क में सहायता किसकी ली गई है? तो आप कहेंगे सर क जो है इसमें हम लिखेंगे क हलंत और प्लस में अ, क हलंत और प्लस अ, यानी इसमें सहायता बच्चों अ की ली गई है। जैसे हम लिखते हैं मौ हलंत बच्चों, सॉरी मौ लिखते हैं मौ, तो मौ में भी ठीक इसी प्रकार से एक हमारा मौ हलंत है और प्लस में अ है। तो और अ कौन सा वर्ण है? अ के विषय में अगर आपसे पूछा जाए कि अ कौन सा वर्ण है तो जल्दी से बताइए कि अ कौन सा वर्ण है ना? तो अ जो है बच्चों ये स्वर वर्ण है। तो आप देख रहे हैं ना कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, जब हम व्यंजन वर्ण को बोलते हैं तो उसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? तो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हमेशा हमेशा स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए
कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है ना। व्यंजन वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, एक बार आप बता सकते हैं। तो व्यंजन वर्ण की, है ना, व्यंजन, क्या क्या हुआ? आइए, हेलो। आइए बच्चों, क्वेश्चन पूछा है मेरे बच्चे कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजन वर्ण की संख्या अगर हम देखें बच्चों तो कितना होगा व्यंजन वर्ण, बताइए मुझे, है ना। तो व्यंजन वर्ण की जो कुल संख्या होती है वो 33 होती है ना। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है ना। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। लेकिन अगर हम इसको देखें, कुल संख्या 33 होती है, इसमें सबसे पहला बच्चों अगर हम देखें तो ये बताओ कि व्यंजन वर्ण को जब हम बांटेंगे तो बच्चों हम तीन, है ना, ऐसे तो इसके अलग भी प्रकार हैं, है ना। व्यंजन वर्ण में अगर हम देखें तो सबसे पहला होता है ना, है ना। सबसे पहला बच्चों अगर हम देखें अस्पर्श व्यंजन, क्या बोले बच्चों, अस्पर्श व्यंजन। अभी मैं आगे आपको सबका भेद बता दूंगा। अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है बताओ, परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है बताइएगा। तो अस्पर्श व्यंजन में जो होता है सबसे पहले बच्चों क वर्ग होता है ना। दूसरा बच्चों हमारा च वर्ग होता है। तीसरा हमारा ट वर्ग होता है। और फिर हमारा प वर्ग होता है। और उसके बाद में हमारा, है ना, सॉरी, ट वर्ग होता है। ट वर्ग के बाद त वर्ग होता है। और त वर्ग के बाद बच्चों प वर्ग होता है। तो कुल यहाँ पर देखेंगे तो सब में 5-5 व्यंजन है ना। सब में 5-5 हैं। सब में कितने हैं बच्चों बताओ, सब में कितने कितने व्यंजन हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जल्दी से। सब में कितने कितने व्यंजन हैं, तो आप कहेंगे सर सब में 5-5 व्यंजन हैं। अगर हम सब में 5-5 व्यंजन को पकड़ते हैं तो कुल जो हो जाएंगे वो कुल बच्चों कितने हो जाएंगे, कुल हमारे 25 हो जाएंगे। तो अस्पर्श व्यंजन की संख्या अगर हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए तो हमें कितना बताना है, 25 बताना है। इसके बाद अगर हम देखें इसके बाद में बच्चों अगर हम देखें तो अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। क्या आपको पता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है, थोड़ा जल्दी बताइएगा। मैंने कुछ दिन पहले फुल बैच में पढ़ाया था, आप सभी को पता होगा कि अंतस्थ व्यंजन में हमने रखा था किसको, य र ल व, यानी बच्चों य र ल व, यानी इसकी कुल संख्या बच्चों 4 है, कुल संख्या 4 है। उसके बाद में हमने उष्म, है ना, हमने उष्म व्यंजन के बारे में भी पढ़ाया होगा, है ना। उष्म व्यंजन में कौन कौन सा आता है, तो उष्म व्यंजन में अगर हम देखें तो तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और मेरे बच्चे ह, इसकी भी कुल संख्या 4 है। तो इसे मूल व्यंजन कहा गया है। इन सभी को जोड़ेंगे इन सभी को जोड़ेंगे तो अब बताओ कुल संख्या कितनी हो गई, है ना। कुल संख्या कितनी हो गई, तो बच्चों 4 और 4 8 और 25 कितना हो गया, 25 और 8 को जोड़ेंगे तो बच्चों 33 हमारा हो गया। यही हमारा मूल व्यंजन है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों मूल व्यंजन कितने हैं, तो मूल व्यंजन की संख्या याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम बोलेंगे मूल व्यंजन। मूल व्यंजन की संख्या कमेंट बॉक्स में लिखिए सब लोग जल्दी से कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, जल्दी जल्दी फटाफट से, मूल व्यंजन की संख्या कितनी है। चलिए, तो बच्चों मूल व्यंजन की संख्या हमारे 33 है ना। और अगर हम देखें इसमें तो मेरे बच्चे ये बताओ, इसमें 2-3 चीज और आपको ऐड करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे बच्चे संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, वो तो मूल हो गए, है ना। संयुक्त व्यंजन और कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं बच्चों बताओ, है ना। संयुक्त व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप में से किसी बच्चे को पता है ना, क्या आप लोगों में से किसी को भी पता है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। आज प्रचार आ रहा है, प्रचार आ रहा है क्या कमेंट बॉक्स में, है ना। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं बच्चों, है ना, एक सेकेंड, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो संयुक्त व्यंजन में हमने रखा था कि मेरे बच्चे संयुक्त व्यंजन में होता है अक्ष, उसके बाद में त्र,
उसके बाद में ज्ञ और उसके बाद में स्र। तो चार जो हैं ये हमारे संयुक्त व्यंजन में चार आते हैं। बिल्कुल सही लिखा आपने रोहित कुमार जी। हाँ, ठीक है। तो चार जो है हमारे, चार किस में आते हैं? चार आते हैं संयुक्त व्यंजन में। प्यारे बच्चों, दो और वर्ण आपको याद होंगे जिसे हम लोग कहते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या आपको पता है कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? तो मेरे बच्चे, द्विगुण व्यंजन कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि द्विगुण व्यंजन के रूप में हम किसको किसको जानते हैं। द्विगुण व्यंजन के रूप में हम किसको किसको जानते हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा मेरे बच्चे, ये जो ड हो ना, ये जो होता है ना, ये अंग हो, और ये जो ढ होता है, ये दो हमारे द्विगुण व्यंजन की गिनती में आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि ये बताओ अयोग्य वाह व्यंजन कौन कौन से हैं, अयोग्य वाह व्यंजन कौन कौन से हैं, तो अयोग्य वाह व्यंजन के रूप में अगर आप जानना चाहेंगे तो बच्चों अयोग्य वाह को भी याद कीजिए। हमने आपको कभी ना कभी पढ़ाया होगा कि कुल अयोग्य वाह व्यंजन के विषय में बताइए। तो अयोग्य वाह व्यंजन में हमारा होता है अनुस्वर और अविसर्ग अ। अनुस्वर और अविसर्ग अ, यानी इसकी संख्या भी बच्चों दो होती है ना, इसकी संख्या भी दो होती है। अब कुल अगर हम जोड़ के देखें मेरे बच्चे, कुल जोड़ के देखें तो सिर्फ व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए, है ना ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो हमारा क्लास 10th 11th 12th में हम लोग यही पढ़ते हैं कि व्यंजन की कुल संख्या 33 है, लेकिन बच्चों ये व्यंजन नहीं, ये मूल व्यंजन 33 है। इसके अलावे भी व्यंजन को हम जोड़ेंगे तो और व्यंजन को जोड़ के बताओ कितना हुआ। 4 यहाँ एक्स्ट्रा में हो गया, 4 और 2 और 2, 2 2 4 और 4 8, 8 इसमें और जोड़ेंगे तो बच्चों अगर हम लोग देखें तो 41 व्यंजन है। कुल हमारा 41 व्यंजन है बच्चों। लेकिन परीक्षा में पूछा जाता है व्यंजन कितने हैं, तो भाई हम लोग 33 बताते हैं, लेकिन ये मूल व्यंजन 33 है, बाकी ये भी तो व्यंजन ही है और इसमें हम लोग जोड़ते हैं तो कुल हमारा 41। अब बच्चों वर्ण आपके हो गए क्या पूरे? चलिए 52 वर्ण पूरा करके देखिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए 52 वर्ण। मुझसे पहले अपनी कॉपी में सब लोग लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिएगा। मुझसे पहले अपनी कॉपी में सब लोग लिखेंगे 52 वर्ण पुराने में सबसे पहले स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? गुरुजी स्वर्ण वर्ण की संख्या हमारे 11 है ना। अस्पर्श व्यंजन कितने हैं मेरे बच्चे? अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो अस्पर्श व्यंजन की संख्या बच्चों 25 है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, है ना? अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो ऊष्म व्यंजन 4 हैं मेरे बच्चे। द्विगुण व्यंजन कितने हैं? तो द्विगुण व्यंजन के बारे में देखें तो इसकी संख्या 2 है मेरे बच्चे। अयोग्य वाह, है ना, अयोग्य वाह की संख्या कितनी है? तो अयोग्य वाह की संख्या देखेंगे तो अयोग्य वाह की संख्या भी बच्चों 2 है। टोटल जोड़ के देखो तो बच्चों कितना हुआ? टोटल जोड़ के देखिए तो कहते हैं 11 और 25 होता है। 11 और 25 कितना हो गया? 36। 36 और 4 हो गया 40। 40 और 4 हो गया मेरे बच्चे, फिर से कुछ और छूटा क्या? अच्छा 11 और ये 36 4 40, 40 48 ही हुआ, कुछ छूटा क्या बताओ? अच्छा संयुक्त छूट गया ना, संयुक्त छूट गया मेरे बच्चे। संयुक्त को भी तो ऐड करना है, संयुक्त व्यंजन को, तो मैं यहाँ पर मेरे बच्चे संयुक्त व्यंजन को भी ऐड कर देता हूँ। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। अब कुल जोड़ के देखिए कितना हुआ, अब, है ना, अब जोड़ के बताओ कितना हुआ? संजय सर अब जोड़ के टोटल हमारा 52 हो गया। तो आज के बाद बच्चों अगर आपसे कोई भी पूछे कि हिंदी व्याकरण में या हिंदी में जो 52 वर्ण हैं वो कौन कौन से वर्ण हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर आराम से आसानी से बता सकते हैं। सब लोग प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए मेरे बच्चे। रात ज़्यादा होने की वजह से देखो 31,000 बच्चे टोटल अभी तक में आए हैं इस सेशन पर, पोल करके गए हैं, पर रात ज़्यादा होने की वजह से 10th वाले बच्चे नहीं पढ़ पाए, वो लोग सो गए बच्चों, है ना। चलो हो गया सबका? चलिए बहुत सुंदर, तो हम आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाएं तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। हाँ आइए बच्चों हम इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में फटाफट पढ़ लेते हैं।
इसके बाद हम लोग उच्चारण स्थान की ओर बढ़ेंगे। लिखा है जिस वर्ण का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता हो हम उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क में क प्लस अ है, ख में ख प्लस अ है, चौ में चौ प्लस अ है। ये हमने पढ़ा दिया है आप लोगों को। नेक्स्ट लिखा है हिंदी व्याकरण में कुल 33 व्यंजन होते हैं। पहला अस्पर्श व्यंजन जो बच्चों 25 है, अंतस्थ व्यंजन जो 4 हैं, है ना, और उसके बाद उष्म व्यंजन जो 4 हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। बोलो हाँ जल्दी से यस यस लिखकर भेजते चलिए जो हमने आपको पढ़ा दिया है। कहते हैं कि वर्ण के अन्य प्रकार में संयुक्त व्यंजन बच्चों 4 हैं, पढ़ा दिया। अयोग्यवाह की संख्या 2 है, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है, ये भी मैंने पढ़ा दिया। यस, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब थोड़ा सा ये अक्षर तरह ज्ञा और स्र के बारे में पढ़ लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि अक्षर जो है वो कैसे बना है, मेरे बच्चे अक्षर कैसे बना है बताओ। अक्षर किस किस के मिलने से बना है? तो कहते हैं मेरे बच्चे क हलंत और प्लस में सौ हलंत, है ना, और प्लस प्लस में अ से ये बच्चों अक्षर बना है। मेरे बच्चे त्र कैसे बना है? तो याद रखिएगा तो हलंत प्लस में रौ हलंत और प्लस में अ से हमारा त्र बना है। मेरे बच्चे ज्ञ कैसे बना है? तो जौ हलंत प्लस में यौ हलंत और प्लस में अ से बना है। मेरे बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि स्र कैसे बना है, तो कहना तालिब सौ हलंत प्लस में रौ हलंत और प्लस में अ से मिलकर बना है। हो जाएगा। अगर आप में से इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और आपको बताना हो बच्चों कि आखिर अक्ष और त्र और ज्ञ कैसे बना है, तो क्या आप बता सकते हो? जल्दी से मुझे यस लिख करके भेजिएगा कि हाँ गुरुदेव बहुत आराम से बता सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, है ना। बता सकते हैं तो यस लिख करके भेजिए। सर कब तक क्लास होगा? 20 मिनट और पढ़ाएंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर। सब लोग यस यस लिख करके भेजेंगे, हो जाएगा तो। चलिए बच्चों, बहुत अच्छी बात है कि अक्षर त्र ज्ञ को आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। मेरे बच्चे एक टॉपिक और पढ़ लीजिए कि शब्द में किन किन वर्णों, है ना, शब्द किन किन वर्णों के मेल से बना है। शब्द शब्द किन 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 वर्णों के मेल से बना है, किन किन वर्णों के मेल से बना है, किन किन वर्णों के मेल से बना है। प्यारे बच्चों अब हम आपको एक शब्द देते हैं और आपको बताना है कि ये शब्द किन किन वर्णों के मेल से बना है। जैसे हमने आपको एक छोटा सा शब्द राम कहा बच्चों, आप अपनी कॉपी में लिखकर बताइए। कई बार परीक्षा में एक शब्द दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये शब्द किन किन वर्णों के मेल से बना हुआ है। तो आप बताएंगे कि राम शब्द जो होता है बच्चों, ये रौ हलंत और प्लस में आ से रा हो गया और मो हलंत और प्लस में अ से राम बना है। यही आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं कहूं बच्चों कि सीता शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो आप बताइए। सीता शब्द में तो आप कहेंगे सर सीता में सौ हलंत, और देखेंगे ये दीर्घिकार है तो यहाँ हर्स्व ई नहीं दीर्घ ई लिखेंगे, प्लस में ता लिखेंगे तो त हलंत और प्लस में आ लिखेंगे। तो ये हो गया बच्चों सीता। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, है ना, कि है ना है ना बच्चों विद्यालय, है ना, विद्यालय शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है, लास्ट आपको बताना है लिख करके। थोड़ा फटाफट लिखिए बच्चों कि विद्यालय शब्द में, है ना, विद्यालय शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो विद्यालय में पहले व हलंत होगा और प्लस में हर्स्व ईकार है तो वी हो गया, प्लस में द और प्लस में य आकार, तो द और य दोनों है आकार विद्या, और लौ हलंत और प्लस में अ से लौ बना है। और आगे यो कैसे बना है, तो यो बना है यो हलंत और प्लस में अ से। तो प्यारे बच्चों अगर ऐसा कोई शब्द आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि वो शब्द किन किन वर्णों के मिलने से बना है, तो क्या आप लोग इसको बना सकते हैं? तो मुझे प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए जल्दी से। मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूं कि शब्द किन किन वर्णों के मेल से बना है। अगर आपको ये पूछा जाए तो क्या आप बना सकते हैं? जल्दी बताओ, यस और नो।
यस गुरुजी, ठीक है ना। तो ये भी टॉपिक है जहाँ से सवाल बनते हैं। इसके बाद जो आप लोग को पढ़ाना है वो 2-3 टॉपिक बचा है। एक आप लोग पढ़ेंगे अभी तुरंत बच्चों उच्चारण स्थान के विषय में। किसके बारे में? उच्चारण स्थान के विषय में। और एक पढ़ाएंगे बच्चों हम अल्पप्राण, अल्पप्राण मेरे बच्चे एंड महाप्राण। और उसके बाद आपको पढ़ाएंगे मेरे बच्चे घोष और सघोष, है ना, घोष और अघोष, है ना मेरे बच्चे। ये इतना टॉपिक अभी आप लोग को पढ़ाना है, तो एकदम आराम से बने रहिए, एकदम धैर्य के साथ बने रहिए, घबराइए मत, डरिए मत बच्चों, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, जल्दी से आंसर कीजिएगा। सवाल पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है बच्चों वो कुल 25 यानी 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। सवाल संख्या दूसरा है व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। व्यंजन वर्ण, है ना, स्पर्श व्यंजन तो ठीक है, अब पूछा गया है व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या अगर हम देखें, व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। अगला सवाल है बच्चों निम्नलिखित में से ऊष्म वर्ण कौन से हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म वर्ण कौन से हैं। तो हमने कहा कि य, र, ल, व इसे अंतस्थ कहा जाता है, इसे अंतस्थ कहा जाता है। और तालव श, मूर्धन्य स, दन स और ह इसे मेरे बच्चे, इसे हम लोग ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो बताइए इसमें ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तालव श, मूर्धन्य स, दान स, ह, तो ह हमारा ऊष्म व्यंजन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ जाए आगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। परीक्षा में सवाल पूछा गया है संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 संयुक्त व्यंजन है। अगला सवाल है मेरे बच्चे उच्चारण स्थान, ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि उच्चारण स्थान से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आप जानते हैं उच्चारण स्थान? चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं उच्चारण स्थान, है ना, उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान में क्या है कि बच्चों कुछ वर्ण जब हम बोलते हैं तो उसका एक विशेष स्थान होता है। जैसे मान लो कि क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, मतलब कहने का मतलब है क, ख, ग, घ और अंघ, जितने भी वर्ण हैं क वर्ग के, जितने भी वर्ण हैं क वर्ग के, और साथ में साथ में हम और जोड़ देते हैं अ, आ और ह को, साथ में कुछ और जोड़ देते हैं, किसको? अ और मेरे बच्चे आ और ह को। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? जितने भी क वर्ग के हैं इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों, बताओ। तो कहते हैं सर इन सभी का उच्चारण स्थान है कंठ, क अनुस्वार और ठ। नंबर दूसरे में आता है क के बाद आता है च वर्ग। च वर्ग के जितने भी च के हैं और उसके बाद ह्रस्व ई, दीर्घ ई और तालव्य श। मेरे बच्चे आप बताओ कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है। च वर्ग के अगर च वर्ग के अगर किसी भी वर्ण के विषय में आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ ये जो च है, छ है, ज है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? तो च वर्ग का उच्चारण स्थान मेरे बच्चे तालु होता है ना। और ट वर्ग में अगर मैं देखूं, ट वर्ग में मेरे बच्चे, ट वर्ग में, है ना, उसके बाद में ट वर्ग में यहां पर र और मूर्धन्य स भी आता है। इसका उच्चारण स्थान क्या है बताइए। तो कहते हैं सर इनका उच्चारण स्थान बच्चों मूर्धा है ना, मूर्धा है। उसके बाद में त वर्ग का ध्यान दीजिएगा, त वर्ग का जो भी है त वर्ग का, और साथ में ल और दंत स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका उच्चारण स्थान है बच्चों दंत, क्या है? दंत है। और उसके बाद देखते हैं प वर्ग की अगर हम बात करें, प वर्ग और ह्रस्व हु और दीर्घ उ की बात करें, और व भी होना चाहिए, है ना मेरे बच्चे, व। अगर इसका हम देखें तो इसका क्या होता है? इसका होता है मेरे बच्चे ओष्ठ। यहां पर हम देखते हैं कि इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और इसके लिए एक प्यारा सा ट्रिक भी बना है,
बताइए बच्चों जल्दी से कि कौन सा ट्रिक बना है। एक बार ट्रिक लिख करके भेज दीजिए सब लोग कि कौन सा ट्रिक बना है। सर कंठ के लिए के, तालु के लिए टी, मूर्धा के लिए एम और दंत के लिए डी, ओष्ठ के लिए ओ, यानी हम इसे कहते हैं KTM 2। बच्चों क्या बोलते हैं? KTM 2। इसका ट्रिक क्या बना है? तो इसका ट्रिक बना है KTM 2। यानी क वर्ग का अगर कोई भी हम व्यंजन उठाते हैं और साथ में अ, आ और ह, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। बोल के देखेंगे क ख ग, तो कंठ पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। च वर्ग के कोई भी वर्ण यानी च छ ज झ के साथ ह्रस्वई दीर्घई और तालव्य श लेते हैं तो उनका तालु होता है। ट वर्ग में कोई भी व्यंजन लेते हैं और र और मूर्धन स तो मूर्धा होता है। त वर्ग का कोई भी व्यंजन ल और दंत स तो उसका दंत होता है। प वर्ग का ह्रस्व और दीर्घऊ के साथ में बच्चों ओष्ठ होता है। और कहते हैं हर वर्ग का जो पांचवा व्यंजन होता है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है बताओ। एग्जाम में स्पेशल रूप से ये पूछा जाता है, स्पेशल नोट बच्चों देकर पूछा जाता है कि जो पांचवा व्यंजन होता है हर वर्ग का पांचवा व्यंजन है ना, पांचवा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है, एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मेरे बच्चे हर वर्ग के पांचवें व्यंजन का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है नासिका। वो क्या होता है बताओ, याद रख लेना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर वर्ग के पांचवा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। अगर यहां तक समझ में आ गया तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, कोई भी इमोजी बनाकर भेज दीजिए कि गुरुजी यहां तक हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो मेरे 2-3 प्रश्नों का जवाब आपको देना पड़ेगा। पहले सब लोग नोट कर लिए होंगे तो जल्दी जल्दी से दिल बनाकर भेजिए। आइए बच्चों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे बच्चे मौ का बताओ उच्चारण स्थान, जौ का बताओ और हर्स्व ऊ का बताओ। बस 3 का मेरे बच्चे, 3 हर्स्व ऊ का नहीं, हर्स्व ई का बताओ। हर्स्व ई का 3 उच्चारण स्थान मुझे बता दीजिए। तो मेरे बच्चे मौ जो आता है, मौ ये किस में आता है? ये प वर्ग के अंदर आता है, प वर्ग के अंदर आता है। और प फ का उच्चारण स्थान जो होता है वो ओष्ठ से होता है बच्चों, ओष्ठ से। जौ जो होता है चौ छ ज झ, ये चौ वर्ग का है। तो पहले क के टी, टी मने तालु, ये हो जाएगा बच्चों हमारा तालु से। और हर्स्व ई जो है बच्चों, हर्स्व ई भी जो है तालु से ही है, हर्स्व ई भी हमारा तालु से है। तो एक का आंसर होगा हमारा ओष्ठ, फिर होगा हमारा तालु और फिर दोबारा हमारा तालु हो जाएगा। ठीक है ना, चलो बढ़ जा आगे। मेरा घर नवाबगंज है गुरुदेव, बहुत अच्छी बात है, तब तो आप मेरे गांव के हो गए। आइए बच्चों, हमने क्या कहा, क ख ग घ अंघ और साथ में ओ आ और ह, इसका कहां से होगा? कंठ से। चौ छ ज झ और साथ में हर्स्व दीर्घ तालव्य स, ये हो गया तालु से, है ना। ट ठ ड ढ और ना मूर्धन स और री मूर्धा से। तो थ द न ल और स हो जाएगा दंत से। और साथ में प फ ब भ म, है ना, हर्स्व दीर्घ और व भी होगा बच्चों ओष्ठ से। तो वही चीज लिखा हुआ है ताकि आप इसको बाद में भी पढ़ सके। इसके बाद 2 चीज याद रखिएगा मेरे बच्चे, एक तो हमारा ए अ और हर्स्वही से मिलकर बना है। ए का उच्चारण स्थान कंठ है, हर्स्वही का तालु है, इसलिए इसको कंठ तालु कहते हैं। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स में भेजिएगा मेरे बच्चे, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ए और ए का उच्चारण स्थान कहाँ है तो आप क्या बताएंगे? ए और ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु बच्चों, है ना, कंठ तालु, यानी कंठ और तालु दोनों। ठीक है, साथ में ओ जो होता है ओ और दीर्घऊ से मिलकर बना है। ओ यानी कंठ से, दीर्घऊ मतलब ओष्ठ से, तो कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों। तो ओ और औ के बारे में पूछा जाएगा, ओ और साथ में औ, तो ये कंठ और ओष्ठ दोनों है, इसलिए हम इसे कंठोष्ठ कहेंगे। कंठोष्ठ यानी कंठ और प्लस ओष्ठ, कंठ और प्लस ओष्ठ बराबर, तो हम इसे कंठोष्ठ कहेंगे। तो ये विशेष 2 है जिसको याद रखना है। 2 याद रख पाएंगे तो बताइए कि सर याद कर लेंगे। कंठ और तालु का याद होगा बताओ, यस और नो लिखकर भेजिए।
और साथ में मेरे बच्चे कंठ और ओष्ठ का, कंठ और तालु, कंठ और ओष्ठ, ए ओ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीज हैं जो आपको पढ़ना है मेरे बच्चे। यहां तक हो गया तो एकदम क्लियर। अब 10 मिनट और लगेगा। यहां तक हो गया तो बताओ, जल्दी से यस लिख करके भेजो कि यस सर यहां तक तो एकदम क्लियर है। एकदम क्लियर है बताइए। बहुत सारे बच्चों का ये चैप्टर पढ़ा हुआ था क्या? 35,000 के आसपास पूल हुआ है बच्चों, और बच्चे बचे 15,000। 20,000 गायब। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, इतना बेइज्जती मेरा। चलिए तो बच्चों कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा है कि मुख से निकलने वाले हवा की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद। तो बच्चों पहला होता है अल्प प्राण, जिसमें हम लोग कम हवा निकलता है ना, अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलता है, या जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होती है, उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। यानी कम ध्वनि है ना, कम हवा निकल रहा है तो अल्प प्राण। अल्प प्राण का ट्रिक याद कर लेना बच्चों। प्रत्येक वर्ग का पहला, ध्यान देना बच्चों, पहला यानी फर्स्ट, तीसरा यानी 3 और पांचवा यानी कि 5, 135 वर्ण, साथ ही अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। तो मेरे बच्चे बताइए अल्प प्राण का ट्रिक क्या है? अल्प प्राण का ट्रिक बताइए क्या है? ट्रिक क्या है? तो कहते हैं अल्प प्राण का ट्रिक है 135 है ना, और साथ में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ बोले तो य र ल व, अंतस्थ बोले तो य र ल व, अंतस्थ बोले तो य र ल व। तो मेरे बच्चे हमने कहा कि अल्प प्राण का जो ट्रिक होता है, अल्प प्राण का जो ट्रिक है मेरे बच्चे, वो देखो य र ल व और साथ में 135। 135 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। यानी हम लिखे क, ख, ग, घ, अंघ। तो कौन कौन सा इसमें अल्प प्राण होगा मेरे बच्चे? अल्प प्राण कौन कौन सा होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ गुरुजी। पहला होगा गुरुजी, तीसरा होगा, पहला होगा, तीसरा होगा और पांचवा होगा। तो पहला, तीसरा, पांचवा हमारा अल्प प्राण कहलाएगा। इसकी कुल संख्या 19 है। अगर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा सर ये 5 दिया 15 और 4 गो यहाँ, 15 4 19। अल्प प्राण की संख्या 19 है। अब महाप्राण में क्या होगा? महाप्राण, इसके उच्चारण में अधिक वायु निकलता है, या जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि होती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा साथ में ही ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। इसका ट्रिक है तालिब श मूर्धन स दन स के साथ में 2 और 4, मतलब 2 4 का मतलब दूसरा और चौथा। इसकी कुल संख्या यहां हो जाएगा बच्चों 5 दूनी 10 और 4 14। तो इसकी कुल संख्या 14 है। तो क्या आप बता सकते हैं कि मुंह से निकलने वाले हवा के अनुसार यानी अल्प प्राण और महाप्राण को क्या आप समझ गए मेरे बच्चे? अल्प प्राण और महाप्राण को समझ गए तो यस लिख करके भेज दीजिए कि हाँ सर हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण को समझ चुके हैं। अल्प प्राण और महाप्राण को, है ना सर, पहले पढ़ाए थे सर आप, इसलिए, है ना, पहले पढ़ाए थे सर आप इसलिए। हाँ हाँ मुझे पता है पहले पढ़ाए हैं। चलो भाई अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए बच्चों अब हमें पढ़ना है स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। तो घोष या इसी को सघोष कहते हैं। इसके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होता है, यानी अ आ ह्रस्व इ दीर्घ य र ल व आदि बच्चों आगे लिखा गया है। और घोष का जो ट्रिक है ये बच्चों क्या है ना, सर्वे स्वर अंतस्थ 3 4 5 हो। इसका ट्रिक देखो क्या बनाया बच्चों, कितना कितना प्यारा सा ट्रिक बना है। लिखा है सर्वे स्वर, मतलब कि जितने भी स्वर हैं वो सभी आएंगे किसमें? वो सभी घोष में आएंगे। अंतस्थ, जितने भी अंतस्थ हैं वो भी आएंगे घोष में, और 3 4 5 ये भी आएंगे घोष में, साथ में ह को भी लेकर आएंगे। तो ट्रिक याद रखना बच्चों, ट्रिक हमने कहा सर्वे स्वर अंतस्थ 3 4 5 ह। बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो बोलो, है ना। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आदा नहीं मुझे क्या से क्या हो गया, इस तरह मैं सबसे बेवफा हो गया।
क्लास शेयर कर दो, मेरे साथ जाग जाओ, इतना तो कर दो रहम। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो हमने कहा कि अंतस्थ में मेरे बच्चे हमने कहा कि सर्वे स्वर, सभी स्वर अंतस्थ, और ये बच्चों 4 और प्लस में 3 4 5 और ह, इसकी कुल संख्या 31 होगी बच्चों, है ना। तो जो सघोष हैं, जो घोष हैं, इनकी कुल संख्या मेरे बच्चे 31 है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। सघोष स्वर है ना, सर्वे स्वर अंतस्थ 3 4 5 ह, सभी स्वर जितने भी हैं और अंतस्थ व्यंजन जो हैं मेरे बच्चे। अब पढ़ते हैं अघोष में। इसके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न नहीं होता है। क ख च छ यानी ये सब है ना। तो वर्ग का पहला दूसरा उष्म व्यंजन अघोष कहलाते हैं मेरे बच्चे। इसकी कुल संख्या 13 है। इसकी कुल संख्या कितनी है? 13। तो हमने कहा कि जो उष्म है यानी कि 4 और पहला दूसरा यानी कि बच्चों यहाँ पर हो जाएंगे 10, 10 और 4 कितने हो जाएंगे? 14। तो ये है बच्चों अघोष। तो यहीं पर हमारा पूरी तरीके से यह चैप्टर समाप्त होता है। ये चैप्टर मेरे बच्चे पूरी तरह से समाप्त होता है। आप लोग को कैसा लगा? अब टेस्ट होने वाला है, अब ने सोचना खत्म हो गया। कैसा लगा मेरे बच्चे बताओ, कैसा लगा आप सभी को? कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर भेजना कैसा लगा। भाई साहब आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, कंटिन्यू बच्चे ड्रॉप 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 हो गए। सच में हुए हैं या दिख रहे हैं मुझे पता नहीं, पर ऐसे ड्रॉप ड्रॉप होते नहीं है बच्चों। देखो कितने बच्चों ने पोल किया है, मात्र 52 मिनट में 34,000 बच्चों ने पोल किया है। तो मात्र 13,000 बच्चा बचेगा। भाई साहब मेरे साथ क्या हो रहा है, बहुत दुख हो गया मुझे। आ जाओ। तो मेरे बच्चे हमने कहा है ना, हमने कहा पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे फर्स्ट कि निम्नलिखित में से अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं। इसमें देखकर बताना है कि मेरे बच्चे अयोग्यवाह कौन से हैं। तो अयोग्यवाह मैंने बताया था कि अनुस्वार और अविसर्ग अ, इसे अयोग्यवाह कहा जाता है। अगला सवाल, द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो मैंने पढ़ाया था बच्चों कि द्विगुण व्यंजन सिर्फ 2 हैं। एक तो बच्चों ड है, एक तो ड है और एक तो हमारा ढ है। तो द्विगुण व्यंजन की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 है। अगला मेरे बच्चे अघोष ना वर्ण कौन सा है? तो अघोष में हमने कहा था बच्चों दूसरा हो, सॉरी पहला होगा और दूसरा होगा, साथ में जितने भी उष्म वर्ण हैं, उष्म है यानी कि बच्चों यानी कि बच्चों तालव श, मूर्धन्य श, दन श और ह, ये सब होंगे। हाँ तो ह यहाँ से मिल गए मुझे, है ना मेरे बच्चे। कौन सा है ना? अच्छा ह इसमें नहीं आएगा, सॉरी ह इसमें नहीं था ना। ह है क्या? देखो तो आघोष में मेरे बच्चे, आघोष के बारे में जस्ट हम लोग पढ़े थे। अच्छा आघोष में ह तो है, दंत स भी है। दो दो ऑप्शन यहाँ पर कैसे दे दिया गया है बच्चों? ध्यान दो। अच्छा ये स अनुस्वार है ना, ना स अनुस्वार नहीं होगा, ह होगा बच्चों, बिल्कुल ह। स अनुस्वार दे करके फंसाने की कोशिश की गई है बच्चों। कहते हैं यहाँ पर लिखा है बच्चों घ, यानी क ख लिखते हैं ना, क ख ग घ। बच्चों घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का क्या है? तो घ का तो हम देखेंगे ये पूरा क ख का जो ग्रुप होता है ना, ये कंठ से होता है। ऑप्शन ए सही है बच्चों। प का उच्चारण स्थान कौन सा है? प, प का तो ओष्ठ से होता है ना, प तो ओष्ठ से होता है ना। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क, क का उच्चारण स्थान कौन सा है? क का कंठ से होता है ना, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व का उच्चारण स्थान कौन सा है? व का मैंने बताया था ना, व का मेरे बच्चे व व व व व ओष्ठ से होता है, व का ओष्ठ से, है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ज का, तो चौ छ है तो बच्चों तालु से होगा, तालु। अगला क्वेश्चन देखते हैं अ और प्लस में हर्स्व ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ और प्लस हर्स्व ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अ और हर्स्व ई मिलने से ए बनता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओ वर्ण में किन किन वर्णों का मेल है? ओ कैसे बना है? ओ मेरे बच्चे ओ बनने के पीछे क्या क्या रीजन है? तो लिखा है ये हर्स्वहु है ना। अच्छा अ और प्लस हर्स्वहु से मिलकर बना है ओ, अ प्लस हर्स्वहु से मिलकर बना है ओ। अनभ ये गलत है, अ प्लस ओ से नहीं बच्चों, अ प्लस हर्स्वहु से मिलकर ओ बना होगा। 17 का मैं एक बार देख लेता हूं बच्चों, रुक जाओ आंसर। आप लोग बताओ 17 का क्या होगा? 17 का क्या आंसर होगा? गुरुजी 17 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन 17 का सही है। 18 नंबर है लॉ का उच्चारण स्थान कौन सा है? लॉ,
तो लॉ का तो हमने पढ़ा था ना बच्चों, है ना, लॉ का हमने पढ़ा था ना कि लॉ जो होता है ना, लॉ और दंत सौ, है ना, दंत सौ। मेरे बच्चे लॉ का बताओ क्या होगा, लॉ का 20 नंबर सवाल है सही उत्तर लॉ का बच्चों। लॉ का तो दंत सौ तो वाले सेक्शन में आता है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है पौ फौ का उच्चारण स्थान कौन सा, जल्दी करो फटाफट, तेजी में तेजी में। सर पौ फौ, तो पौ वर्ग अगर आप लोग देखे होंगे पौ वर्ग, तो पौ वर्ग में मेरे बच्चे पौ और फौ होता है। तो ये जो फौ देख रहे हैं ना, ये ओष्ठ से होता है बच्चों, ओष्ठ से होता है बच्चों, ओष्ठ से होता है। अच्छा, ओष्ठ से होता है। नेक्स्ट है बच्चों, हौ का कहाँ से होता है, हौ, तो हौ तो कंठ से, हौ का कंठ से। नेक्स्ट ए, है ना, ए किन वर्णों के मेल से बना है, ए किन वर्णों के मेल से बना है बच्चों बताओ। तो ओ और प्लस में ए मिलकर के ए बना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, औ कैसे बना है, औ। तो बच्चों औ बना होगा कैसे बताओ, औ और प्लस 22 नंबर का सही उत्तर बताइए, 22, 22 नंबर का सही उत्तर, 22 नंबर का सही उत्तर देखेंगे तो 22 का बच्चों बी नंबर ऑप्शन सही है, बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है। तो अल्प प्राण का तो बहुत प्यारा सा ट्रिक था कि पहला, तीसरा और पांचवा साथ में अंतस्थ बच्चों, अंतस्थ। तो पहला क तो पहला ही है ना, बिल्कुल सही है, क सही है, बिल्कुल सही है। ख दूसरा है, नहीं होगा, क ख ग, क ख ग, हाँ ये चौथा है, चौथा भी नहीं होगा। प फ दूसरा है, नहीं होगा। तो बच्चों ए नंबर ऑप्शन सही है। अल्प प्राण का ट्रिक यही था कि पहला, तीसरा और पांचवा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन से हैं, घोष। तो घोष वर्ण का हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया तीसरा, चौथा और पांचवा ये हमारा घोष होगा। तो बच्चों तीसरा यानी क ख ग, ख नहीं होगा, च छ नहीं होगा, प फ ब भ म पांचवा बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छ का उच्चारण स्थान कौन सा है, छ का। तो च के बाद होता है छ, तो बच्चों है ना, च छ, तो च छ का होता है बच्चों तालु, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ध, त थ द और ध, यानी कि बच्चों ये त वर्ग में आते हैं और त वर्ग का उच्चारण स्थान बच्चों हमारा दंत से होता है। तो सही उत्तर लिखना बच्चों सी नंबर दंत से। एक नंबर भी गलत सर, 14 नंबर का दंतोष्ठ होना चाहिए। ठीक है, मैं देख लूंगा बच्चों 14 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है व का क्या होगा, 14 का ऑप्शन नंबर ए दंतोष्ठ होना चाहिए कि बच्चों दंत और ओष्ठ दोनों, दंत और ओष्ठ दोनों है। तो 14 का सही उत्तर मेरे बच्चे क्या होगा, 14 का सही उत्तर ए हो जाएगा दंतोष्ठ। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों बढ़ते हैं टॉ। तो टॉ ठ तो जानबे करते हैं, तालु है ना, क ख च छ ट ठ, के टी एम, एम से मूर्धा, तो मूर्धा होगा बच्चों। उसके बाद आगे लिखा गया है कि व्यंजनों के हलंत, अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या होता है। किसी भी व्यंजन के अगर लास्ट में हम हलंत लगा दें तो उसका मान क्या होता है, उसका मान हलंत लगाने से आधा हो जाता है बच्चा जी। द का तो त थ दंत से होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों दीर्घ ई, ह्रस्व ई दीर्घ ई, तो दीर्घ ई होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला बच्चों अ का, अ तो बच्चों कंठ से होता है, सॉरी अ कहाँ से होता है, अ और ह दोनों कंठ से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है। तो मेरे बच्चे घोष वर्ण जो होता है हमारा अंतस्थ जितने भी हैं, य र ल व, य र ल व, य र ल व, यही बच्चों है क्या, इसमें नहीं है, नहीं है। तो बच्चों हमारा घोष में पहला, तीसरा, नहीं नहीं, घोष में कौन सा था हमारा, घोष में कौन सा था, घोष में कौन सा था, तीसरा, चौथा और पांचवा, ऐसा था ना। तो बच्चों तीसरा क ख ये भी नहीं है ना। बताओ 32 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, 32, 22, 32 का सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन है ह बच्चों, ह आते हैं घोष में, ह घोष में आता है। निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से है, क ख वाला कंठ से होगा, क ख वाला कंठ से ख। अगला हिंदी में अंतस्थ वर्णों की कुल संख्या कितनी है।
अंतस्थ वर्ण बच्चों 4 हैं, हिंदी में कितने हैं? 4 हैं टोटल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन से हैं? अघोष बताओ, अघोष कौन से हैं? अघोष कौन से हैं? अघोष कौन से हैं मेरे बच्चे? अघोष में पहला और दूसरा होना चाहिए, आई थिंक पहला और दूसरा। तो बच्चों क ख है ना, चौ छ पहला है, चौ होगा बच्चों, पहला है चौ, अघोष में पहला और दूसरा। स का तालव्य श, इसको पढ़ते हैं तालव्य श, क्या पढ़ते हैं इसको? तालव्य श, है ना, तालु से है बच्चों, तालु से है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंघ, तो कंठ से होगा बच्चों, अंघ। नेक्स्ट है मेरे बच्चे नौ, ये नौ किस में आता है? तौ में नहीं आता है, टौ में आता है, टौ में, टौ तो KTM मौ से मूर्धा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बच्चों गौ, क ख गौ, क ख तो कंठ से। अगला क्वेश्चन तौ बच्चों, केट तौ मतलब दंत से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बच्चों निम्नलिखित में पुलुत स्वर कौन सा है? पुलुत स्वर, पुलुत जिसमें 3 गुणा समय लगे बच्चों, ओम। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर 42, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर बच्चों हमारे 2 हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो उच्चारण के आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं। उच्चारण में लगने वाला समय नहीं बोला है ना, अगर उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर पूछा गया होता तब हम 3 कहते हैं। उच्चारण में लगने वाला समय नहीं पूछा है। चलिए, तो प्यारे बच्चों हो गया समाप्त, है ना। कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा होगा, मुझे पता है, क्योंकि बच्चों आज ड्रॉप इतने बच्चे और अचानक से क्या हो गया भाई, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। तो मुझे थोड़ा सा 35 में 10 ये मुझे थोड़ा सा नहीं लगा अच्छा, क्योंकि हिंदी के क्लास में बच्चे ड्रॉप नहीं होते हैं, थोड़ा सा इशू रहा। तो ठीक है ना। चलिए, गुड नाइट सर जी। कैसा लगा बच्चों बताओ? थोड़ा बहुत इश्यूज रहा, कैसा लगा आप लोगों को बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ। बढ़िया रहा, मस्त लगा बच्चों, मज़ेदार रहा, बताओ। यस, तो चलो कोई नहीं, जो बच्चे नहीं देख पाए वो सभी लोग रिकॉर्डेड देख लेना अच्छे से बच्चों, रात भी बहुत ज़्यादा हो गई जाती है ना। चलिए, तो सब लोग अच्छे से रिकॉर्डेड देख लेना। और जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं, मैं थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 12th साइंस के बच्चे रुकेंगे, 12th साइंस के विद्यार्थी जी रुकेंगे। अच्छा, यहाँ 12th साइंस के विद्यार्थी जी रुकेंगे और 10th वाले भी रुकेंगे, दोनों रुक जाइए, है ना। 12th साइंस का मेरे बच्चे, है ना, 12th साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए कल हम लेकर आ रहे हैं समाकलन, समाकलन के MCQ बच्चों, YouTube पर लेकर आ रहे हैं समाकलन के MCQ। तो जरूर बच्चों सब लोग 10 बजे सुबह जुड़ना है, आपको 10 बजे सुबह जुड़ना है। समाकलन के बच्चों जो MCQ हैं उसका लगभग 2 घंटे का एक मैराथन क्लास लेने वाले हैं, मैराथन क्लास बच्चों। तो 12th मैथ वाले जो भी बच्चे हैं, 12th मैथ वाले स्टूडेंट, है ना, और जो भी 10th के बच्चे हैं, 10th वाले बच्चे हैं, 10th वालों का जो पेपर है ना, 10th वालों का बच्चों क्या होने वाला है, 10th वालों का होने वाला है कल शाम 6 बजे, कल शाम 6 PM में क्या होने वाला है, हिंदी का मैराथन बच्चों ना, हिंदी का मैराथन होने वाला है, हिंदी का मैराथन। तो जरूर सब लोग जुड़िएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। बाकी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, बाय बच्चों, लव यू सभी को, ठीक है। कल बच्चों फिर क्या हुआ, कल हमारा ग्रामर नहीं होगा, कल सिर्फ 12th वाले बच्चों के लिए पेपर ना, कल बच्चों 12th वालों के लिए क्लास है ना, कल 12th वालों के लिए क्लास है। और मेरे बच्चे यहाँ पर हम लोग गद्य खंड का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, गद्य खंड चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बच्चों, जिसका नाम है उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, ये चैप्टर होने वाला है कल, उसने कहा था, ठीक है। चलो बाय।